दोस्तों, केजरीवाल सीबीआई की पूछताछ के लिए तो हाजिर हो गए थे, लेकिन सीबीआई ने जो पूछताछ की थी तभी केजरी को समझ में आ गया था कि अब इसीलिए सीबीआई से पूछताछ के बाद केजरी पेश नहीं हुआ। उसके बाद केजरी को पहले मुख्यमंत्री निवास से ईडी ले गई, लेकिन सीबीआई इस मामले में फिर भी केजरी का नाम भी नहीं लिखा था और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सब जुटा लिए थे। तो तिहाड़ जेल से बिना अदालत की अनुमति से उसे घसीट करके ले जाया गया, अदालत में पेश किया और उसके पास 3 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन सीबीआई को मात्र 3 दिन की कस्टडी। अब 3 दिन की कस्टडी समाप्त होने के बाद सीबीआई को केजरीवाल से कुछ भी नहीं मिला। इंटरेस्टिंग यह है, घसीट करके कार्रवाई की थी उसे केजरी को सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के सारे फिर से इस तिहाड़ जेल में भेज दिया। यह वहाँ जो है यह अय्याशी करने वाले, शीश महल में रहने वाले लाखों करोड़ों रुपए चीफ मिनिस्टर केजरीवाल सीधे बैठे हुए शानदार इस वैन में जो आगे चल रही है, इसमें कैदियों को ले जाया जाता है। पीछे दिल्ली पुलिस की गाड़ियां हैं और केजरीवाल को सीबीआई को लेकर के आई थी तिहाड़ जेल से, और वही केजरी को तिहाड़ जेल में वापस करती है। 3 दिन में दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल पर इतने गंभीर और आरोप लगा दिए, उसे दिल्ली पुलिस ने केजरी के लिए कोर्ट के लिए पुलिस कस्टडी क्यों नहीं मांगी। गिरफ्तार किया गया था, हमने उसी दिन कहा था कि केजरी को उसके बाद सीबीआई घसीट कर ले जाएगी और सीबीआई के बाद उसे आरोपी घोषित कर लिया जाएगा। 3 दिन में जब उसने कोई सहयोग नहीं मिला तो अगले 2 दिन 5 दिन में और कोई सहयोग नहीं करेगा। इसकी रिमांड अवधि के दौरान सबूत से मेल नहीं खाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इसके बारे में उन्होंने गोलमाल करना शुरू किया, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तेलंगाना से लोगों को दिल्ली में अपने घर बुला रहे थे, इसके साफ रिकॉर्ड है। केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई केस में केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि सीबीआई ने बोला था कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की दलीलों पर केजरीवाल के वकील ने विरोध जताया और कहा कि उन्हें केस की डायरी दी जाए और बताया जाए कि सीबीआई कस्टडी में आखिर क्या क्या हुआ, क्या पूछताछ की गई। कोर्ट ने केजरीवाल के वकील को ही झटका दिया और कहा कि केस के अहम पड़ाव पर उन्हें केस की डायरी नहीं दी जा सकती, आरोपी को नहीं बताया जा सकता कि क्या आगे की जांच चल रही है और केस क्या आरोप लगाए गए हैं। तो अभिषेक, जिस तरीके से केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, अब सीबीआई ने भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब सीबीआई केस में भी कोर्ट ने भेज दिया है, तो उससे उनका बाहर निकलने का रास्ता तो बंद होता नजर आ रहा है। देखिए, बाहर निकलने का रास्ता तो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि 21 मार्च को वो जेल गए थे। हालांकि बीच में 21 दिन के लिए वो अंतरिम जमानत पर चुनाव प्रचार करने के लिए जरूर आए थे। और ये पहले आप देखिए, आज की तस्वीरें हैं जिस वक्त अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में ले जाया गया और अब राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जो न्यायिक हिरासत है उसे 12 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले सीबीआई ने 3 दिन की जो है कस्टडी ली थी और 3 दिन की कस्टडी जैसी खत्म हुई उसके बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में फिर से अरविंद केजरीवाल को पेश किया और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत अरविंद केजरीवाल की मांगी गई जो कि दे दी गई है। अब यहां समझिए शबनम, ये बात समझिए कि ईडी
से अब कस्टडी ट्रांसफर कर दी गई है अरविंद केजरीवाल की सीबीआई को। सीबीआई ने ये कस्टडी क्यों ली? ईडी का कहना है कि इस मामले में जो शराब घोटाला है, इसमें 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई। उस रिश्वत को लेने में अरविंद केजरीवाल जो है मुख्य दोषी हैं और उस रिश्वत के पैसे को गोवा के चुनाव में या फिर इधर उधर खर्च करने में भी अरविंद केजरीवाल मुख्य आरोपी हैं ईडी के हिसाब से। लेकिन यहाँ सीबीआई का मामला अलग है, सीबीआई का मामला दूसरा है, मामला शराब नीति का ही है। लेकिन सीबीआई का कहना है कि उनके पास 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल है। अगर आपको याद हो, जो पहले सीबीआई की सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना था कि सीबीआई के सबूत देखने के बाद प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल 338 करोड़ रुपए के जो ये लेन देन का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसमें दोषी दिखाई देते हैं। इसके साथ ही सीबीआई ने एक बात और रखी है विजय नायर के कनेक्शन की। दरअसल केजरीवाल ने ये कहा था कोर्ट में कि विजय नायर उन्हें नहीं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो अब सीबीआई ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विजय नायर शराब घोटाले में अहम कड़ी में था। वो बिचौलिया का रोल अदा कर रहा था साउथ ग्रुप के साथ। साउथ ग्रुप से जो 100 करोड़ की रिश्वत मिली थी, उसमें बीच का किरदार विजय नायर ने ही निभाया था, क्योंकि फेस टाइम पर विजय नायर ने ही समीर महेंद्रू से केजरीवाल की मुलाकात करवाई थी और बात करवाई थी। तो ऐसे में अब केजरीवाल से सीबीआई यही उगलवाने की कोशिश कर रही है कि विजय नायर आखिर उन्हें किस तरीके से शराब कारोबारियों से डील करवाता था और कैसे कैसे पैसा उन तक पहुंचाया जाता था। तो सीबीआई की जांच में विजय नायर भी अहम कड़ी हैं। इसी के साथ एक नाम और जुड़ता है, वो है विनोद चौहान का, जिस पर जल्द ही सीबीआई आने भी वाली है। ईडी ने भी चार्जशीट दाखिल करी है, तो उसमें चौहान को आरोपी बनाया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विजय चौहान ही जो है गोवा चुनाव में हवाला कारोबार के जरिए पैसा पहुंचा रहा था और हवाला कारोबार से ही गोवा चुनाव में पैसा पहुंचा और आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार में वो पैसा लगाया। और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि उनका साथी जो बताया जा रहा है चौहान, उसको ईडी ने भी मुख्य आरोपी बना दिया है और जल्द ही सीबीआई भी उस तक पहुंचने वाली है। अभिषेक, यहाँ मैं ना कल शबनम कुछ वरिष्ठ वकीलों को सुन रहा था, बिल्कुल, जिनका ये कहना था कि जो ईडी और सीबीआई की जो जांच का राजनीतिकरण करने की आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि कुछ भी जरा सी बात होती है उसका तिल का ताड़ बनाकर मीडिया के सामने पेश कर देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। तो उनका ये कहना था, वो बड़े अच्छे कानून के जानकार थे, राजनीतिक व्यक्ति बिल्कुल नहीं थे, कि आम आदमी पार्टी ने पूरा केस खोल कर रख दिया। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से प्रचारित करती है कि अरविंद केजरीवाल के साथ ये हुआ, ईडी ये कर रही है, सीबीआई ये कर रही है, तो इससे ईडी सीबीआई को मदद मिलती है। ईडी सीबीआई को पता चलता है कि अब आम आदमी पार्टी की तरफ से अगला कदम क्या होने वाला है, जिसकी वो तैयारी पहले से ही कर लेते हैं। तो उनका ये कहना था कि जिस तरीके से बड़बोलापन आम आदमी पार्टी दिखा रही है, उससे अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने खुद अरविंद केजरीवाल को फंसा दिया है। और साथ ही उन्होंने उन्हीं के शब्द दिए हैं, उन्होंने ये कहा कि सीबीआई के जिस तरीके से हिरासत में आए हैं, वो अब ईडी से ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। बिल्कुल, ईडी की जो कार्रवाई चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन जिस तरीके से सीबीआई ने हिरासत में लिया है, उसके बाद अब कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल अब लंबे वक्त तक बाहर नहीं आने वाले हैं। हालांकि जमानत पर जो अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, वो शायद 15 जुलाई को आएगा। ये जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी, मतलब स्टे पर, जो हाई कोर्ट ने स्टे लगाया जमानत पर, उससे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो फैसला, सही फैसला है, जमानत दी जाएगी नहीं दी जाएगी, वो 15 जुलाई को शबनम आएगा। दोस्तों, आगे वीडियो में आप जानेंगे कि कर्नाटक के कई लोग और हैं इस लाइन में खड़े हुए, जिसमें लिख कर कह रहे हैं, और इसमें केजरीवाल आप पार्टी भी शामिल है कि नहीं, अभी 1 जुलाई से जो तीनों कानून लागू होने वाले हैं उसको अभी लागू मत करो, ये तो नींद उड़ाने वाली बात है। तो अभी लागू मत कीजिए, क्योंकि इससे इन चोरों की नींदें उड़ने वाली है। और ये 3 जो रिप्लेसमेंट हुआ है सीआरपीसी आईपीसी का, वो है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों जो लागू होंगे 1 जुलाई से, उससे पहले इन लोगों की परेशानी बढ़ गई है और ये वकीलों से सलाह ले लेकर उसमें से एक नियम कानून को निकाल रहे हैं, सेक्शन को निकाल रहे हैं कि देखिए ये कितना खतरनाक आप लोगों के लिए हो रहा है। और
इसके बाद तो ये जमानत बेल का खेल जो जजों के साथ सेटिंग के लिए बनता है वो भी अब धाराशायी हो जाएगा। ये सब कानून जो है ये पीएमएलए से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद सरकार की ताकत बढ़ जाएगी, जुडिशियरी सीमित हो जाएगा और फिर ये जो चोरी का हम लोगों ने ठेका उठा रखा है, भ्रष्टाचार करते हैं, देशद्रोह का आरोप हमारे ऊपर लगता है, इसमें तो हम जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये समस्या इन लोगों की रही है और इसलिए एक एक करके एक एक प्रावधान को लेकर ये सब है जो सवाल उठा रहे हैं। जिस देखा गया है कि सत्याग्रह को लेकर जो इसमें कानून बनाए गए हैं उस पर रोक लगनी चाहिए, इसे पारित मत करवाइए, इसमें संशोधन की जरूरत है। क्योंकि जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर कोई पॉलिटिशियन या फिर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री सत्याग्रह करता है तो सत्याग्रह का मतलब भूख हड़ताल करता है तो इसे माना जाएगा कि अपने आप को खत्म करना, यानी अटेम्प्ट टू सुसाइड वो करने की कोशिश कर रहा है। और उससे अगर काम प्रभावित होता है, अगर व्यवस्थाएं प्रभावित होती है तो उसके लिए उन्हें सजा दी जा सकती है और ये सजा 1 महीने से 1 साल तक हो सकता है, जुर्माना भी लग सकता है और दोनों भी हो सकता है, जुर्माना भी लगेगा और सजा भी मिलेगी। जैसे अभी आप देखिएगा कि जिस तरीके से आतिशी ने सत्याग्रह किया, टेंट में बैठकर इन लोगों ने एक खेल शुरू कर दिया कि नहीं, अगर पानी दिल्ली को ज्यादा नहीं मिले, अगर हरियाणा दिल्ली के अधिकार का पानी नहीं देता है तो हम जल, पानी, खाना सब कुछ त्याग कर देंगे। और उसके बाद समस्याएं पैदा हुई। इन लोगों ने पहले से सेटिंग करके रखा था और फिर डॉक्टर आते गए और बोलने लगा कीटोन बढ़ चुका है, शुगर लेवल घट चुका है, इनकी स्थिति खराब है, किडनी खराब हो जाएगी, इन्हें आईसीयू में भर्ती करना चाहिए। यानी कि इससे क्या हुआ, 2 तरह की चीजें हुई। एक तो एक मंत्री जो कि सत्याग्रह पर है तो उस मंत्रालय से संबंधित काम प्रभावित हुए, उस मंत्रालय से संबंधित जितनी फाइल है उस पर आगे काम नहीं हो पाया और इससे सरकार के काम प्रभावित हुए, जनता परेशान हुई। इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। आप मंत्री बनाए गए हैं, अगर सत्याग्रह करना है तो आप रिजाइन दे दो, आप इस्तीफा देने के बाद सत्याग्रह करो। लेकिन अगर आप सरकार में काम कर रहे हो तो फिर ऐसी नौटंकी नहीं चलेगी, इसके लिए सजा दी जाएगी। उसके बाद एक और जगह है, लेकिन जज के ऊपर डिपेंड करता है, वो इन्हें सामुदायिक सेवा के लिए कह सकते हैं, कम्युनिटी सर्विस के लिए उनको सजा के तौर पर दे सकते हैं, कम्युनिटी सर्विस। अब इस पर इन लोगों को चिढ़ हो रही है कि जिस तरीके से मानहानि का मुकदमे में राहुल गांधी जैसे लोग फंसे हुए हैं, 24 केस है, इस पर अगर सजा 2 साल की, 1 साल की, 6 महीने की न मिले, लेकिन अगर ये साबित हो जाता है और ये कह दिया जाता है राहुल गांधी सामुदायिक सेवा 15 दिन तक करेंगे, 15 दिन तक सामुदायिक सेवा में कुछ भी कहा जा सकता है, किसी मंदिर में जाकर चप्पल जूता उठाना हो या फिर सड़क पर ट्रैफिक ड्यूटी करना हो या फिर कूड़े कचरे उठाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है या फिर कम्युनिटी सर्विस के अंदर किसी जगह पर जाकर व्यवस्थाएं को ठीक करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब इस बात से सिद्धारमैया भी चिढ़े, कांग्रेस के सारे नेता चिढ़े हुए हैं, परेशान हैं कि अगर सजा मिल गई राहुल गांधी की कि तुम 15 दिन तक अगले दिल्ली के किसी चौराहे पर खड़ा होकर ट्रैफिक ड्यूटी में जो कांस्टेबल है उन करेंगे तो फिर इसके बाद तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए इन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है कि अगर ऐसा है तो फिर तो उस व्यक्ति के लिए, उस नेता के लिए, उसके रिपुटेशन के लिए बहुत बड़े खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी और ऐसे में हम लोग ये बर्दाश्त नहीं। सामान्य चोरी का आरोप लगाएंगे, उसके खिलाफ तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। उसी तरीके से कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो देश के खिलाफ काम करते हैं। क्या
उनके खिलाफ देशद्रोह का आरोप नहीं लगा। यह क्या आप मानकर चले हैं कि देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले लोग अब है ही नहीं, क्योंकि देश में लोकतंत्र है, अपनी सरकार है, अपने लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, तो इसका मतलब कोई गद्दार हो ही नहीं सकता। इस पर लॉ कमीशन ने भी रिपोर्ट दिया था और उसको संज्ञान लिया गया। अमित शाह के इस कानून में देशद्रोह शब्द का उपयोग किया गया है कि अब राजद्रोह नहीं होगा, यानी सरकार के खिलाफ आप बोल सकते हैं, देश के खिलाफ अगर षड्यंत्र किए तो देशद्रोह का मुकदमा चलेगा और इसमें जो पनिशमेंट है वो सेडिशन एक्ट से भी ज्यादा बड़ा है। इसलिए इन लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है और उसमें ममता बनर्जी सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि वहां तो मुकदमे चलेंगे। ये जो जिहादी गैंग है जिसका समर्थन ममता बनर्जी जैसे महिलाओं को मिलता है, मुख्यमंत्री पार्टी के नेता को मिलता है, उन लोगों के लिए तो इनको कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हैं। इसलिए इसमें जो प्रावधान किया गया है 7 साल तक नहीं 10 साल तक उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है। और इसी बात से चिढ़ इन लोगों को लग रहा है जमानत भी नहीं मिलेगी। आपको पकड़ा गया है तो यूएपीए से भी ज्यादा खतरनाक है। जमानत के लिए भी आपको उसी तरीके से तड़पना पड़ेगा जैसे पीएमएलए के तहत आजकल जमानत लेने के लिए परेशान रहते हैं। जब तक सेटिंग नहीं होगी जमानत नहीं मिलेगी। जैसे कपिल सिब्बल ने पूरी व्यवस्था कर ली, फैसला सुरक्षित रखा और 15 दिन के अंदर बार बार मीडिया में बोल बोलकर प्रेशर डाल दिया कि नहीं किसी किसी को जमानत मिलती है और किसी को नहीं मिलती है, ये जुडिशियरी के ऊपर सवाल है। और उसके बाद जमानत मिल गई हेमंत सोरेन को और फिर ईडी सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। अब ऐसे में इस जमानत के खेल पर भी रोक लगाने वाले कानून है। यही नहीं, इसमें एक और प्रावधान किया गया है कि जो इतने सारे मुकदमे होते हैं, एफआईआर दर्ज किया जाता है और एफआईआर जो दर्ज किया जाता है उससे ये लगता है कि इतना सारा अपराध हो रहा है, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। इसलिए इस पर कहा गया है कि पुलिस को यह समझना पड़ेगा, आप एफआईआर दर्ज तत्काल नहीं कर सकते। इसके लिए 14 दिन का समय आप लीजिए और अगर प्राइमा फेसी लगे कि यह अपराध हुआ है तभी एफआईआर दर्ज कीजिए, वरना पहले इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए और उसी में खारिज करना हो, एक्सेप्ट करना हो, यह इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। ऐसे नहीं कि जो गया किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया और उसके बाद आपने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया, जैसा कि आजकल चल रहा है। इसलिए ये विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं और जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, कर्नाटक से सवाल उठ रहा है, यहां सवाल उठ रहा है पश्चिम बंगाल से, तमिलनाडु से, हिमाचल प्रदेश से, दिल्ली से, कि एफआईआर के लिए 14 दिन का वेट क्यों करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जा रहा है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कानून बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कानून का पालन करवाने वाले हैं, कानून बनाने वाला नहीं, बल्कि कानून तो संसद से ही बनेगा। इसलिए इन लोगों को लग रहा है कि अभी जो हम अलग अलग स्टेट में जहां हमारी सरकारें हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को, जहां वहां के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फंसाने के लिए पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाओ, उनकी गिरफ्तारी करवाओ, कोर्ट जाए, कचहरी जाए, मुकदमे चले, उससे पहले उसको इतना प्रताड़ित करो कि वो परेशान होकर फिर हमारी पार्टी की तरफ आए, ये खेल तो खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जो कानून है जिसमें व्यवस्थाएं की गई है, जो 1 जुलाई से लागू होने वाला है, उसमें